हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो राज्य दर्शन के संदर्भ में एक नया वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि बंगाल से संबंधित है। यहाँ से बनने वाले प्रत्येक प्रकार के प्रतियोगी क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम गुजरात के विषय में आपको बता चुके हैं, महाराष्ट्र के विषय बता चुके हैं, गोवा के विषय में बता चुके हैं, कर्नाटक के विषय बता चुके हैं, केरल के विषय में बता चुके हैं, तमिलनाडु के विषय में बता चुके हैं, आंध्र प्रदेश के विषय में बता चुके हैं और उड़ीसा के विषय में बता चुके हैं। तो आज अगला वीडियो आपके सामने कौन सा, बंगाल है, जो कि तटवर्ती राज्य का 9वां राज्य आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। तो इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करें, सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। तो बंगाल के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण इसलिए पढ़ना है क्योंकि बंगाल को देखेंगे तो प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक यह प्रत्येक शासकों का एक गढ़ बना रहा। इसके पहले मगध के संदर्भ में प्राचीन भारत में गढ़ बना रहा, मुगल भी काफी समय तक इस पर अधिकार किए, इसके बाद पूरा ब्रिटिश इस पर छाया रहा। तो इसके विषय में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बंगाल के विषय में। जैसा कि मैप में आप देखेंगे, यही है पश्चिम बंगाल। यही एरिया जो रेड वाला दिख रहा है यही पश्चिम बंगाल है और इसी का जूम करके यह वर्जन दिखा दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता, जिसको विलायत के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका गठन अगर पूछेगा पश्चिम बंगाल का गठन कब हुआ था, तो पश्चिम बंगाल की स्थापना के संदर्भ में आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। लेकिन अगर पूछेगा ये दिवस कब मनाने की प्रथा कब से प्रचलित हुई, तो दिवस 1 नवंबर 1956 से बंगाल दिवस मनाया जाने लगा यहाँ के लोगों द्वारा। ध्यान रखिए, स्थानीय कोलकाता है। अगर इसमें पूछेगा कुल जनपदों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है जनपदों की संख्या कुल कितनी है? 23। आपको याद रखना, इसका नोट्स आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला। इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? अगर पूछेगा प्रथम राज्यपाल कौन, आपको याद रखना सीराज गोपालाचारी। सीराज गोपालाचारी आपको याद रखना है, प्रथम राज्यपाल थे। वही गोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर भी हुए थे। ध्यान रखिए, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसके प्रथम सीएम कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र घोष। प्रफुल्ल चंद्र घोष, कहीं के शॉर्ट में आपको लिखा मिलेगा पीसी घोष। ध्यान रखिए। तो चलिए, तो अगर पीसी घोष यहाँ आपको बता भी दिए हैं। चलिए अगला देखिए, विधानसभा। यहाँ पर विधानसभा एकल सत्तात्मक व्यवस्था है, यानी राज्यसभा है और विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद वाले कुछ राज्य हैं लेकिन उसमें बंगाल नहीं आता है। एकल सत्तात्मक व्यवस्था है, तो एकल है तो विधानसभा सीटें होगी। तो विधानसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? 294। कितनी है दोस्तों? 294। याद रखना, यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है। इसके बाद अगर पूछेगा लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सीटों की संख्या आपको याद रखना है 42। कितनी याद रखना है? 42 यानी 42। और राज्यसभा की कितनी संख्या है? 16। ये सब एकदम हाईलाइट पॉइंट है, स्टैटिक में आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय प्रतीक के विषय में जानते हैं। किसके विषय में? राजकीय प्रतीक, जो कि प्रत्यक्ष दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पशु क्या है? फिशिंग कैट। कैसा है? क्या है? फिशिंग कैट आपको याद रखना है। पक्षी क्या है? किंगफिशर। पक्षी क्या है? किंगफिशर। किंगफिशर थोड़ा गलत वे मत लेके जाइए कि नहीं तो सर आपकी तरफ आप लेके चले जाए। पुष्प। पुष्प क्या है? चमेली। पुष्प क्या है? चमेली। अब वृक्ष क्या है? वृक्ष को विशेष याद रखना, चटियान वृक्ष यहाँ का राजकीय वृक्ष है। सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश पश्चिम बंगाल से कौन कौन सटे हुए हैं, तो आपको याद होना चाहिए नेपाल सटा हुआ है। कौन सा है? नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश। क्या है? ये नेपाल है। आप देख रहे हैं नेपाल है। इसके बाद आप इधर देखेंगे नेपाल के बाद भूटान है, भूटान के बाद क्या है? बांग्लादेश। तो 3 देश सटे हुए हैं किससे? पश्चिम बंगाल से। ध्यान रखिए। अगर पूछेगा कौन कौन राज्य है, उड़ीसा सटा हुआ है। कौन सा सीमावर्ती राज्य है? उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद क्या है? झारखंड है। इसके बाद आपको याद रखना है
बिहार है, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, इसके बाद आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम बाद आपको क्या याद रखना है, असम। ये सीमावर्ती राज्य हैं, यानी सीमावर्ती राज्य कितने हैं, 5। सीमावर्ती देश कितने हैं, 3। ध्यान रखना पश्चिम बंगाल से। इसके बाद पश्चिम बंगाल का लिंगानुपात देखेंगे, तो पश्चिम बंगाल का लिंगानुपात कितना, 947 है। कितना है, 947। तो पश्चिम बंगाल की प्रमुख झीलों के विषय में समझ लेते हैं, कौन कौन झीलें हैं। तो यहाँ पर कौन कौन झील है, शांति सरोवर झील। कौन सी, शांति सरोवर झील है। और आपको याद रखना रविंद्र सरोवर झील है। इसके बाद क्या है, मोती झील। कौन सी, मोती झील, इस पे एक गाना भी बना है, मोती झील। इसके बाद मिरिक झील। कौन सी, मिरिक झील। ध्यान रखिए। प्रमुख अभ्यारण्यों के विषय में जान लेते हैं। प्रमुख अभ्यारण्य कौन कौन से जो ईवीएस के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। तो महानंदा है, कौन सा है, महानंदा है। इसके बाद क्या है, जालदा पारा है, महानंदा है, जालदा पारा है, सुंदरबन है, महानंदा, जालदा पारा, सुंदरबन, बुक्सा। इसके बाद क्या रखना, गोरुमारा। ये यहाँ के प्रमुख बड़े उद्यान है, आपको इसको विशेषकर ध्यान रखना है। अगर पूछेगा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर क्या है, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर क्या है, कोलकाता, आपको विशेषकर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख नदियों के विषय में जान लेते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, गंगा नदी। गंगा नदी कहां से निकलती है, उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है, आपको पता है, पश्चिम बंगाल में आती है। इसके बाद कौन सी नदी, आप तीस्ता। तीस्ता नदी को क्या कहते हैं, सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए। इसके बाद आपको महानदी, महानदी क्या कहते हैं, उड़ीसा का शोक कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। महानदी घाटी में क्या पाया जाता है, कोयले और कृषि के लिए से दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो भारत में सबसे सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है, तो आपको याद रखना है, भारत में सर्वाधिक कोयला बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, आपको विशेषकर याद रखना है। कौन सी नदी है, दामोदर नदी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए। इसके बाद आपको हुगली नदी, इसी नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। इसके बाद मयूराक्षी नदी आपको याद रखना है। हाँ, एक चीज और आपको विशेषकर याद रखना है, यहाँ की जो स्थानीय राजकीय भाषा है बंगाली है। क्या है, बंगाली, आपको याद रखना है। चलिए प्रमुख त्योहार के विषय में जानते हैं। प्रमुख त्योहार यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है, क्या, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, आपको याद रखना है। दुर्गा पूजा के बाद आपको याद रखना है काली पूजा। क्या याद रखना है, काली पूजा भी यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। काली पूजा के बाद आपको दीपावली भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी आपको याद रखना है। ये दोनों एकदम विशेषकर एकदम हाईलाइट बना लीजिए, क्योंकि कई बार पूछे जा चुका है। ईद उल फितर, ईद उल फितर कहाँ का त्योहार है, तो पश्चिम बंगाल का। इसके बाद ईद उल जुहा, ईद उल फितर और ईद उल जुहा, ये दोनों त्योहार आपको विशेषकर याद रखने हैं, जो कि कहाँ मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। याद रखिए। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य समझ लेते हैं। लोक नृत्य जो कि अपने मनोरंजन के लिए लोक नृत्य लोग करते हैं। तो लोक नृत्य क्या याद रखना है, छऊ। छऊ में क्या करते हैं, नकाब पहनकर, उसी हिसाब से नकाब पहनकर डांस करते हैं, यानी नकाब के माध्यम से नृत्य किया जाता है। एक बार आपको याद रखना, बिट्रा नृत्य, ये भी भगवान के ऊपर नकल करके ऐसा बनाया जाता है, ये त्योहार कराया जाता है। इसके बाद रबा याद करना है। रबा क्या, रबा का त्योहार यहाँ पर महिलाओं द्वारा, रबा नृत्य जो है महिलाओं द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद यात्रा याद रखना और कीर्तन, ये दोनों महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। चलिए प्रमुख पर्यटन स्थल को याद रखना है। प्रमुख पर्यटन स्थल यानी जहां आप घूमने के लिए जाते हैं वही पर्यटन स्थल है। तो कौन सा है, डलहौजी याद रखना। डलहौजी मेट्रो घूमने के लिए, भारत में सबसे पहले अगर मेट्रो की बात की जाए तो कलकत्ता में ही, पश्चिम बंगाल में मेट्रो अंग्रेज द्वारा चलाई गई थी, ध्यान रखिए। इसके बाद क्या रखना है, ईडन गार्डन। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल, क्या याद रखना है, विक्टोरिया मेमोरियल भी आपको याद रखना है। जैन मंदिर भी यहाँ पर घूमने के लिए अच्छा है। सुंदरबन भी घूम सकते हैं। सुंदरबन डेल्टा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संयोग से बनता है, कहाँ, पश्चिम बंगाल वाले में, बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखिए। इसके प्रमुख हिस्ट्री के विषय में समझ लेते हैं। प्रमुख हिस्ट्री यहाँ पर लिखा गया हसीन मसूक शाह। क्या लिखा गया, हसीन मसूक शाह। ह से क्या है, ह से हरियक वंश, सी से आपका शिशुनाग वंश हो जाएगा, न से नंद वंश हो जाएगा, इसके बाद म से मौर्य वंश हो जाएगा, सु से शुंग वंश हो जाएगा, क से कड़ वंश हो जाएगा, सा से आंध्र सातवाहन वंश। ये मगध के राजवंश है। प्राचीन भारत, प्राचीन मगध जो बिहार वर्तमान में है,
पहले पश्चिम बंगाल यानी बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। ध्यान रखिए, इसी वजह से इसको लिखना जरूरी था। इसके बाद मुगल भी शासन किए और बंगाल के नवाब भी रहे। बंगाल के नवाबों की एक लिस्ट आपको दिखा देना चाहते हैं। जैसे बंगाल के नवाबों को आपको याद रखना, सबसे पहले मुर्शीद कुली खां आते हैं। मुर्शीद कुली खां के बाद कौन आता है? सुजाउद्दीन आता है। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज आता है। सरफराज के बाद अलवर्दी खां आता है। अलवर्दी खां के बाद कौन आता है? अलवर्दी खां के बाद आपका सिराजुद्दौला आता है। सिराजुद्दौला का बाद मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर आता है। मीर जाफर के बाद फिर आता है नजमुद्दौला। इसके बाद क्या आता है? सैफुद्दौला। ध्यान रखिए, इस क्रम को याद रखना है। सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद, थोड़ी सी ये 2 मिनट की कहानी आपको बताएंगे। मुर्शीद कुली खां आता है। मुर्शीद कुली के बाद सुजाउद्दीन आता है। सुजाउद्दीन का लड़का था सरफराज। कौन था? सरफराज। सरफराज था। सुजाउद्दीन अपने ही समय में अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सूबेदार बना देते हैं। बाद में जैसे इनकी सुजाउद्दीन की मरने के बाद इनका अल्प बच्चा था सरफराज। सरफराज छोटा था। इसमें अलवर्दी खां, क्या नाम है इनका? अलवर्दी खां इसका फायदा उठाकर सरफराज की हत्या कर देते हैं और पूरे क्या बंगाल के नवाब के पद पर आ जाते हैं। अगला नवाब कौन बन जाते हैं? अलवर्दी खां। अलवर्दी खां की कुल 3 पुत्रियां थी। 3 पुत्रियां थी। सबसे छोटी पुत्री का लड़का क्या था? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला अगला नवाब बनता है। इसके बाद सिराजुद्दौला के समय में बहुत ही मतलब शासन व्यवस्था काफी सख्त थी। उसी समय सिराजुद्दौला से एक घटना होती है जिसको कहते हैं ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना का संबंध क्या है? ब्लैक होल की घटना, उसमें कुल 14/18 का कमरा था जिसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिए गए सिराजुद्दौला द्वारा। और सुबह जब खोला गया तो मात्र 23 लोग जिंदा बचे। इसकी कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है, लेकिन वहीं पर बताया जाता कि ऐसा हालवेल नामक एक व्यक्ति था जिसको भी वहां पर बंद कर दिया गया था। यह जाकर पूरी वर्णन किसको बताते हैं? जाकर क्लाइव को बताते हैं। अंशतः क्लाइव आता है और अलीनगर की संधि करता सिराजुद्दौला के साथ। अलीनगर की संधि करता। अलीनगर की संधि करने के बाद पूरे गृह के विषय में जान लेता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके विषय में पूरी तरीके से कैसे लोग जान पाएंगे? जब आपके नजदीक होंगे। संधि के माध्यम से नजदीक हुआ, घर के कलह के बारे में जान गया। जानने के बाद मौका देखते हुए युद्ध की घोषणा कर देता है और प्लासी के मैदान में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें लॉर्ड क्लाइव को विजय प्राप्त होती है और सिराजुद्दौला हार जाता है और उसको मारा जाता है। इसके हारने का कारण है इसके सब अपने ही इसको धोखा दिए, इस वजह से मारा गया। जैसे धोखा देने वाली इसकी मौसी घसीटी बेगम थी और जगत सेठ थे। इसके साथ हाँ, शहीद होने के लिए 2 व्यक्ति बहुत फेमस थे, मीर मदान और मोहनलाल। ये दोनों लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। ध्यान रखिए। तो अगला नवाब कौन बन जाता है? मीर जाफर। मीर जाफर बन जाता है। इसके बाद मीर जाफर से ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम अंग्रेजों से मिलता है और बोलता है कि आप हमें नवाब बना दीजिए, जितना वो व्यवस्था दे रहा है उससे ज्यादा हम आपको मौका देंगे। इस वजह से अंग्रेज हटाकर इसको मीर कासिम को फिर बना देते हैं। मीर कासिम बहुत चालाक व्यक्ति था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थापित करता है? मुंगेर। मुंगेर स्थापित कर देता है। इसके बाद अपने वहां पर शासन करने लगता है। एक बार सिर्फ कर देता है अंग्रेजों को, इसके बाद हमेशा के लिए कर देना मना कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में अंग्रेज शांत नहीं रहने वाले थे। अंग्रेज क्या किए? अंग्रेज उसको हटाने का प्लान किए। किसको? मीर कासिम को। इस दौरान मीर कासिम के समय एक घटना होती है जिसको पटना कांड कहते हैं। पटना कांड में अंग्रेज अधिकारी एलिस मारा जाता है। इसके बाद अंग्रेज इसको मीर कासिम को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन मीर कासिम उस नवाब के पद को छोड़कर हट जाता है। तो उस पद पर कौन आ जाता है? फिर मीर जाफर आ जाता है। तो मीर जाफर के समय एक युद्ध होता है। क्या मीर जाफर के समय मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है। तो अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे और मीर कासिम थे, दोनों को मध्य युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। ध्यान रखिए, बक्सर के युद्ध होते ही अंग्रेजों को पूरी तरीके से भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का एक सुनहरा मौका मिल गया, क्योंकि जो बक्सर का युद्ध था इसमें मुगल भी हार गए और अवध के नवाब भी हार गए और साथ साथ कौन? मीर कासिम भी हार गया। ये त्रिगुट हार गए। त्रिगुट हारने का मतलब है बहुत बड़ी समृद्धि उनको प्राप्त हो गई। ध्यान रखिए। इसके बाद अगला आता है नजमुद्दौला, फिर सैफुद्दौला। ये बंगाल के नवाबों क्रम है, आपसे पूछा जाता है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
फोर्ट विलियम कॉलेज और फोर्ट विलियम किला दोनों कलकत्ता में, आपको याद रखना है। दार्जिलिंग चाय, बंगाल की दार्जिलिंग चाय प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग जिले की। ये दार्जिलिंग आपका दिख रहा है ऊपर, यही है, यही की चाय फेमस है, दार्जिलिंग चाय बंगाल की, ध्यान रखना। इसके बाद पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में, कहां पर है? कोलकाता में, आपको ये भी विशेषकर याद रखना है। चलिए अन्य क्वेश्चन आपको बता देते हैं, अन्य ध्यान रखना है। इसके बाद सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर क्या है? सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो आपको याद रखना है, ये भी कहा है? कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में। सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च, ये भी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, आपको याद रखना है। अभी जिन घटनाओं का वर्णन किया उस घटनाओं को यहां पर हम नोट किए हैं, ध्यान रखिए। प्लासी युद्ध एग्जैक्ट डेट आपसे पूछता है तो आपको याद रखना कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अगर पूछेगा पटना कांड कब हुआ था? पटना कांड आपको याद रखना है 6 अक्टूबर 1763 को, 6 अक्टूबर 1763 को हुआ था। बक्सर की युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। द्वैध शासन के विषय में समझ लीजिए। द्वैध शासन जैसे वर्तमान भारत में द्वैध शासन है, एक राज्य का शासन, एक केंद्र का शासन है। तो द्वैध शासन उसी समय कौन लाया था? क्लाइव लाया था। लेकिन द्वैध शासन अंत कौन किया था? द्वैध शासन अंत करने वाला क्या था? कौन व्यक्ति था? वारेन हेस्टिंग, बंगाल में, ध्यान रखना। बंगाल में द्वैध शासन लाया कौन था? क्लाइव। अंत कौन किया था? वारेन हेस्टिंग, याद रखना। तो वारेन हेस्टिंग कब बनता है, कब हटाता है? 1773 के आसपास में, जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ध्यान रखिए। चलिए आपको याद रखना है, अभी ये बता दिए घटना। सुंदरबन डेल्टा भी यहाँ फेमस है, सुंदरबन डेल्टा भी बता दिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त सुंदरबन डेल्टा बनता है। इसके बाद सुंडालैंड आपको याद रखना है। सुंडालैंड क्षेत्र इसलिए याद रखना है आपको, हॉट स्पॉट, भारत का एक हॉट स्पॉट सुंडालैंड क्षेत्र में विस्तृत है। भारत में कुल चार हॉट स्पॉट है। एक पश्चिमी घाट, सुंडालैंड, इंडो बर्मन क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, याद रखना। भारत के हॉट स्पॉट के विषय में आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा मैप के विषय में बता देते हैं। तो मैप भारत बता दिए, यही वाला पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल क्यों है? आपको याद रखना है, ये पूरा पहले ये वाला पूरा एरिया जो था, ये पूरा एरिया बंगाल हुआ करता था। तो बंगाल विभाजन के संदर्भ में, बंगाल विभाजन के संदर्भ में यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो जो पूर्वी बंगाल था वर्तमान में बांग्लादेश बन गया। जो पश्चिमी बंगाल था वर्तमान में भारत में स्थित है। आपको याद रखना है, यहाँ पर एक चीज आपको दिया गया, बहरामपुर। क्या दिया गया? बहरामपुर का संबंध 1857 की क्रांति से। 1857 की वास्तविक क्रांति मतलब शुरुआत क्रांति कहां से? दमदम से। दमदम के बाद बहरामपुर। दमदम वर्तमान कहां पर है? तो बांग्लादेश में। और बहरामपुर कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिए, यहीं से शुरू हुई थी। इसके बाद आपको मुर्शिदाबाद, अभी बताया मुर्शिदाबाद किसकी राजधानी हुआ करती थी? बंगाल के नवाबों की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, जिसमें इसी मुर्शिदाबाद से क्या किया था? मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लिया था। मुंगेर वर्तमान कहां में है? तो बिहार में, आपको याद रखना है। हावड़ा याद रखना है। इधर वाला पोर्शन सुंदरबन डेल्टा आपको याद रखना विशेषकर। पश्चिम बंगाल में नीचे कई बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पर छोटे छोटे, इसको वर्णन करना बड़ी दिक्कत है। हाँ देखिए एक चीज और याद रखना है, न्यूमुरे द्वीप। न्यूमुरे द्वीप को आपको याद रखना है। न्यूमुरे द्वीप को लेकर पश्चिम बंगाल यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। और एक चीज आपको याद रखना है, भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर भी यहीं से संबंधित है। आपको याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस वजह से इसको आपको नोट करना है। तो लगभग जितने यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले थे सब क्वेश्चन के विषय में आपको बता चुके हैं। विशेषकर आप इसको 1 से 2 बार वीडियो देखिए और इसका नोट्स बनाइए और साथ साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं, यह थोड़ा आप मोटिव बनाइए, क्योंकि आप तैयारी का एक रेगुलेशन यानी एक टारगेट नहीं करेंगे, एक टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल से पढ़िए, क्योंकि आपको पता है बिना डिसिप्लिन का कुछ नहीं कर सकते। आप अंधेरे में तीर क्या मारेंगे? अंधेरे में तीर मारेंगे तो कोई लक्ष्य भेदा जा सकता है या नहीं भेदा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप प्रकाश में तीर मारेंगे यानी एक लाइट में तीर मारेंगे तो आपको कंफर्म होगा कि हम किस लक्ष्य की तरफ मार रहे हैं तीर, और सेम लक्ष्य को भेज सकते हैं। इस वजह से अपनी तैयारी को
ध्यान में रखकर एक टारगेट बनाइए, उसी टारगेट पढ़ाई करिए। कई जगह हाथ पैर मारने से आप किसी टारगेट में सफल होने के लायक नहीं रहेंगे। इस वजह से एक लक्ष्य बनाइए और उसी लक्ष्य पर मेहनत करिए। आशा है कि आप जरूर ऐसा करेंगे और अपनी सफलता को अंजाम देंगे। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।